हेलो एवरीवन, मेरा नाम कुलदीप सिंह है और मैं आज आपके लिए एक ट्रैवल वीडियो बना रहा हूं जो कि होगा अंडमान ट्रिप के ऊपर। तो आप कैसे अपना अंडमान ट्रिप बेस्ट तरीके से प्लान कर सकते हैं, वहां जाने का बेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है, वहां पे आप क्या करें क्या ना करें जिससे कि आपके पैसे बर्बाद ना हो, वहां पे आपको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, वहां पे आपको क्या क्या पहले ही चीज़ें करके जाना चाहिए, वहाँ पे जाने का बेस्ट सीज़न कौन सा है और कितना खर्चा आएगा। इन सभी सवालों के जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। सो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है। इट्स अ रिक्वेस्ट, स्टे ट्यून टिल द लास्ट। एंड यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो काइंडली वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। सो अंडमान जाने के लिए सबसे अच्छा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है? सो अंडमान जाने के लिए दो साधन हैं मेनली। आप फ्लाइट से भी जा सकते हैं और आप क्रूज़ से भी जा सकते हैं। यदि आप फ्लाइट से जाते हैं तो आपका खर्चा कम आएगा और आप जल्दी पहुंच जाएंगे। फ्लाइट से जाने के लिए भारत के सभी बड़े शहरों से पोर्ट ब्लेयर वीर सावरकर एयरपोर्ट के लिए फ़्लाइट अवेलेबल है, जैसे कि दिल्ली से, बॉम्बे से, कोलकाता से और चेन्नई से। तो आप कहीं से भी आप ले सकते हैं जो भी आपके पास हो। जैसे मैंने जब फ़्लाइट ली थी मैंने नई दिल्ली से ली थी। नई दिल्ली से मेरी फ़्लाइट विशाखापट्टनम के थ्रू पोर्ट ब्लेयर की 5 घंटे की थी। और आप क्रूज़ से भी जा सकते हैं। क्रूज़ की फैसिलिटी आपको चेन्नई और कोलकाता से मिलेगी। वो थोड़ी सी महंगी और टाइम टेकिंग है, तो आप देख सकते हैं कि आपके लिए क्या सुविधाजनक रहेगा। उसके बाद बात करते हैं कि वहाँ जाने का सबसे बेस्ट सीज़न कौन सा है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अंडमान काफ़ी गर्म और हाई ह्यूमिडिटी वाला प्लेस है। सो आपको मेरे हिसाब से वहाँ पे विंटर सीज़न में ही जाना चाहिए। वैसे आप किसी भी सीज़न में जा सकते हैं, लेकिन यदि आपको अंडमान का सबसे ज़्यादा मज़ा लेना है तो आपको वहाँ पे विंटर सीज़न में जाना चाहिए। सो आप अक्टूबर से लेकर अप्रोक्सीमेटली फरवरी मार्च तक वहाँ कभी भी जा सकते हैं। बरसात में जाना अवॉइड करें दोस्तों, क्योंकि बरसात में जाने पे प्रॉब्लम ये हो सकता है कि समुद्र में तूफान का खतरा आ सकता है। सो अवॉइड रेनी सीजन, यू कैन प्लान इन द स्प्रिंग और द विंटर सीजन। सो कैसे जाएं? सो मैंने फ़्लाइट ली थी नई दिल्ली से पोर्ट ब्लेयर की। पोर्ट ब्लेयर पे उतरने के बाद मेरा वहाँ पे उस टाइम पे कोविड रिपोर्ट मांगी थी उन्होंने मेरी। तो मेरे पास RT-PCR नेगेटिव भी था और मेरे पास अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट भी था। वो मैंने दिखाया एंड इट वॉज अ स्मूथ पैसेज। मैं बाहर आ गया और वहाँ से निकलने के बाद अपने आप पहले से ही बुक कर लें अपना होटल या रिजॉर्ट, जो भी आपके बजट के हिसाब से है। वहाँ के मेन लग्जरी, बजट एंड चीप होटल्स की एक लिस्ट मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, वो आप पढ़ सकते हैं आपकी सुविधा के लिए। सो मैंने जिस रिजॉर्ट को बुक किया था उसका नाम था मेगापोर्ट रिजॉर्ट। वो बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट रिजॉर्ट था, उसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वो आप देख सकते हैं। बहुत अच्छा रिजॉर्ट था। मैंने उसमें निकोबारी कॉटेज बुक किया था और वो मैंने गोबी IBO के थ्रू बुक किया था। उसका फेयर अराउंड 7,000 to 8,000 पर डे था। रूम काफ़ी स्पेशियस था, वर्थ इट था। वॉशरूम भी काफ़ी अच्छा था, बाथटब वगैरह सब था और बालकनी से व्यू भी बहुत ही अच्छा था। सो मैं वहाँ करीबन 10-11 बजे पहुँच गया था। वहाँ से जाने के बाद मैंने चेक इन किया। चेक इन करने के बाद फिर मैं शाम को सेलुलर जेल एंड फाउंटेन शो के लिए निकल गया। तो आप भी ऐसा प्लान कर सकते हैं। एंड हाँ, एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आपको अपना अंडमान ट्रिप कितने दिन के लिए प्लान करना चाहिए। दोस्तों आप 15 से 20 दिन के लिए भी जा सकते हैं, आप महीने भर के लिए भी जा सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट आइडियल ड्यूरेशन बताया गया है वो है 7 to 10 डेज़ का। सो मैंने जो ये ट्रिप लिया था मैंने 7 डेज़ के लिए लिया था। 7 डेज़ वॉज द मोस्ट आइडियल ड्यूरेशन, जिसमें कि आप अपना 2 दिन शुरू के पोर्ट ब्लेयर के लिए, 2 दिन अपने हैवलॉक के लिए एंड 2 दिन नील आइलैंड के लिए लें और लास्ट वाला डे आप वापस आने के लिए रखें, क्योंकि उसमें आपकी फ़्लाइट मिस ना हो जाए। सो ये अराउंड 7 डेज़ का बहुत ही अच्छा आइटिनरी है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। और मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सजेशन भी दूंगा और ये मेरी एक तरफ से रिक्वेस्ट भी है कि आप नील आइलैंड ज़रूर कवर करें, क्योंकि नील आइलैंड बहुत से लोग नहीं जाते हैं। यदि 100 लोग अंडमान गए हैं तो नील आइलैंड करीबन 30-40 लोग ही जाते हैं। एंड नील आइलैंड सबसे अनटच्ड है, वहाँ के बीचेस सबसे सुंदर हैं, वहाँ का पानी सबसे साफ़ है। और एक चीज़ और जो मैं आपको बताना चाहूँगा जो अच्छी भी है और बुरी भी, वो ये है कि वहाँ पे नेटवर्क नहीं है। तो जो लोग हर समय अपने मोबाइल में या डिस्टेंट सोशल मीडिया पर खोए रहते हैं, उनके लिए यदि उन्हें एक ब्रेक चाहिए तो नील इज़ अ वेरी गुड हॉलीडे प्लेस। सो फिर मैं सेलुलर जेल एंड फाउंटेन शो के लिए गया। सेलुलर जेल एंड फाउंटेन शो का आप टिकट पहले से ही बुक करा लें, इसमें आपका होटल वाला भी आपकी हेल्प कर सकता है।
वो उसका फेयर अराउंड 600 पर पर्सन है। इट वॉज अ नाइस शो। उसके बाद फिर मैं खाना खाने के लिए एक कैफ़े में गया था, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं कि पोर्ट ब्लेयर में कौन कौन से अच्छे कैफ़े हैं जहाँ पे आप खाना खाने आप जा सकते हैं। और यदि आप थक चुके हैं तो आप अपने होटल या रिजॉर्ट में भी अपना खाना खा सकते हैं। देन उसके बाद अगले दिन जो है मैं हैवलॉक के लिए निकल गया। हैवलॉक में जाने के लिए आपके पास 2 तरीके हैं। वहाँ पे जेट्टी से फेरी जाती है, एक गवर्नमेंट फेरी अवेलेबल है, एक प्राइवेट फेरी अवेलेबल है। जो गवर्नमेंट फेरी है उसके अपने कुछ फ़ायदे कुछ नुकसान हैं। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि उसका टिकट काफ़ी कम है, और एज अ टूरिस्ट जो मैं सबसे बड़ा फ़ायदा बोलूँगा कि आप उसमें डेक पे जा सकते हैं। लेकिन उसका नुकसान ये है कि उसका टिकट लेने के लिए आपको उसी दिन जाना पड़ेगा, उसकी कोई प्री बुकिंग नहीं होती है, और प्री बुकिंग ना होने से आपको वहाँ लाइन में भी लगना पड़ेगा, और ऐसा भी हो सकता है कि आपको टिकट ना मिले। सो एक अनश्योरिटी सी बनी रहेगी, और सुबह भी आपका हेक्टिक हो सकता है। सो कन्वीनियंस के लिए मैंने प्राइवेट फेरी बुक करी थी। प्राइवेट फेरी जो मैंने बुक करी थी उसका नाम ओशन ग्रीन था, वो मेरे होटल वाले ने ही मेरे लिए बुक करा दी थी। उसका फेयर अराउंड 1400 था, वो मैंने लिया था। ट्रैवल टाइम अराउंड 2 आवर्स था। और वहाँ पे लगभग काफ़ी सारे प्राइवेट फेरीज अवेलेबल हैं, बट मेनली 2 हैं, जिसमें सबसे फेमस मैक्रूज़ है, दूसरा ओशन ग्रीन है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं जो दोस्तों, जो आपको नहीं पता चलने वाली है बिना ट्रैवल किए, मैक्रूज़ के जो बोट्स हैं वो कॉम्पैक्ट क्लोज से बोट्स हैं, जिसमें आपको बाहर का नज़ारा इतना अच्छा नहीं मिलेगा। उसके ब्लैक टिंटेड विंडोज़ हैं। वहीं जो ओशन ग्रीन के फेरीज़ हैं वो ओपन फेरीज़ हैं, जिसमें आपको डेक एक्सेस भी रिक्वेस्ट करने पर शायद मिल जाए, मुझे मिल गया था। और वो एक ओपन फेरी है, तो आप बाहर का नज़ारा भी देख सकते हैं, वीडियो भी बना सकते हैं, फ़ोटो भी खिंचवा सकते हैं। उसमें कैंटीन तो आपको दोनों में ही मिल जाएगी, और ओशन ग्रीन में डिस्को एंड डीजे की फैसिलिटी है, तो आपका नाचते गाते हंसते खेलते सफ़र कट जाएगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। सो हम पहुंच गए हैवलॉक आइलैंड। हैवलॉक आइलैंड में मैंने जो रिज़ॉर्ट बुक किया था उसका नाम था ब्लू बर्ड रिज़ॉर्ट। ये एवरेज 2-3 स्टार रिज़ॉर्ट था, लेकिन अच्छा था। इसमें मेरा रूम का रेंट अराउंड 2 डेज़ का 5000 एंड समथिंग था। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। और हैवलॉक के और भी रिजॉर्ट्स एंड होटल्स, जिनको मैंने 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है, विच इज़ द लग्जरी, द इकोनॉमिक एंड द चीप वंस। इनको तीनों को सेग्रीगेट करके मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं अपनी सुविधा के लिए और बुक कर सकते हैं। मेरी माने तो आप पहले से ही बुक करा के जाएँ। सो मैंने ब्लू बर्ड रिजॉर्ट में अपना एंट्री कर लिए, सामान रख लिया, चेक इन कर लिया, थोड़ी देर रेस्ट किया। उसके बाद हम शाम में निकल गए काला पत्थर बीच के लिए। सो हैवलॉक आइलैंड पे 3 मेन बीचेस हैं। द वन इज़ काला पत्थर, द सेकेंड इज़ राधानगर बीच, एंड द थर्ड इज़ एलिफेंटा बीच। काला पत्थर बीच इज़ नोन फॉर इट्स calm, serene beauty, and राधानगर बीच इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल बीच। वो शायद एशिया का सबसे सुंदर बीच है। एंड द एलिफेंटा बीच इज़ मेनली नोन फॉर इट्स स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़। वहाँ पे आप अपना वाटर स्पोर्ट एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। सो मैं जब वहाँ से अपने होटल से काला पत्थर की तरफ जा रहा था तो वो बहुत ही सुंदर नज़ारा था। काला पत्थर बहुत ही साफ़ बीच है, काफ़ी अनटच्ड सा है, ज़्यादातर लोग वहाँ नहीं जाते हैं। और यदि आपको फ़ोटोग्राफी का शौकीन है आप, और आपको ये वुडन पीसेस जो पड़े रहते हैं इसके आसपास खड़े होकर फ़ोटो खिंचवाने हैं, तो उसके लिए काला पत्थर बेस्ट है, क्योंकि आप वहाँ पे यूजुअली अकेले ही होंगे। देन हम शाम को काला पत्थर से वापस आए, हमने खाना खाया और हम सो गए। नेक्स्ट डे सुबह हमने स्कूबा डाइविंग बुक किया हुआ था, हमारी गाड़ी हमें लेने आ गई। हमने स्कूबा डाइविंग के लिए एक अननोन बीच पर गए थे, वहाँ पे ही ज़्यादातर स्पोर्ट्स एक्टिविटी थी, प्लस एलिफेंटा में भी थी। सो मैंने अराउंड 3500 पर पर्सन पे किया था, मैंने और मेरी वाइफ ने, हम दोनों ने किया। अच्छा एक्सपीरियंस था। उन्होंने हमें 2 डिप लगवाए, वो आपको पहले पूरा सिखा देंगे, तो कोई घबराने की बात नहीं है। यदि आपको स्विमिंग नहीं आती है तो भी आप स्कूबा डाइविंग बहुत आराम से कर लेंगे, उसमें हेल्पर आपके साथ रहेगा। हेयर रेशियो इज़ 1:1, हर एक बंदे के संग एक एक्सपर्ट रहता है, तो आप आराम से जा सकते हैं। वो आपको पहले डेमो देंगे, सब कुछ सिखाएंगे, तो उसमें ध्यान लगाएं, अच्छे से सीखें। और आप वहाँ पे वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी भी चूज़ कर सकते हैं, मैंने भी वो चूज़ करी थी। वो बहुत अच्छा है दोस्तों, उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, वो ज़रूर दें और ज़रूर कर लें, क्योंकि वो आपका लाइफ टाइम एक्सपीरियंस रहेगा। एंड देन उसके बाद हम वापस आ गए थे, और फिर हमने पूरा दिन कुछ नहीं किया, हमने खाली आराम किया। रात में हम खाना खाने गए। एंड देन नेक्स्ट डे दोस्तों हम गए थे एलिफेंटा बीच। इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल बीच, एंड वहाँ पे हमने सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटी करे। हमने स्नॉर्कलिंग किया। स्नॉर्कलिंग भी 2 तरह का होता था, शैलो एंड डीप सी, तो मैंने डीप सी चूज़ किया था। देन मैंने वहाँ पर बोट से
अटैच्ड ग्लाइडिंग जो होता है वो भी किया, उसका फेयर अराउंड 2000 पर पर्सन था शायद। एंड इसके साथ साथ मैंने जेट स्की भी किया, उसका फेयर शायद 500 फॉर अ राइड था। मैं सबका चार्जेस एक्यूरेटली डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। और एलिफेंटा बीच पे आप कोई भी स्पोर्ट्स एक्टिविटी करना चाहे तो आप कर सकते हैं। सेफ्टी का ध्यान रखें, वो लोग आपको लाइफ जैकेट पहनाएंगे तो आप फुल्ली सेफ हैं, जो भी करना चाहे आप कर सकते हैं। सबका प्राइसेस में डाल दूंगा आपकी सुविधा के लिए, आप वहाँ से देख सकते हैं और आप वहीं पे बुक कर सकते हैं। बस एक चीज़ ध्यान रखनी है कि वहाँ पे कार्ड और फ़ोन पे या जी पे काम नहीं करेगा, कैश ही काम करेगा, तो ज़रूर कैश कैरी करें। पोर्ट ब्लेयर के बाद आपका पास इतनी फैसिलिटी नहीं रहेगी, कोई एटीएम वगैरह नहीं होगा। सो मेक श्योर कि आपकी बुकिंग पहले से ही हो सारी की सारी। दूसरी चीज़, आप कैश कैरी करें। तीसरी चीज़, आप अपना वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट प्रिंटेड फॉर्म में कैरी करें। चौथी चीज़, आपने सारी बुकिंग करा लें और उन बुकिंग के भी रिकॉर्ड्स आप कैरी करें इन द प्रिंटेड फॉर्म। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट एडवाइस है मेरी तरफ से। सो हमने वहाँ पे काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ करी। हम सुबह लगभग 10-11 बजे वहाँ पहुँच गए थे। वहाँ पे जाने के भी 2 रास्ते हैं, द वन इज़ थ्रू द बोट एंड द अदर इज़ थ्रू द ट्रैकिंग थ्रू अ जंगल। सो जंगल का भी अपना ही अलग मज़ा है, वहाँ पे ट्रैकिंग बहुत अच्छा है, बहुत ही सीनिक ब्यूटी है। और बोट का भी अपना अलग मज़ा है, आप अपनी सुविधा अनुसार चूज़ कर सकते हैं। मैं जब गया था उससे एक दिन पहले बरसात हो गई थी, तो कीचड़ की वजह से मैं ट्रैक नहीं कर पाया। सो मैं बोट के थ्रू गया। बोट पे तो आप कई बार बैठते ही रहेंगे, तो यदि आपको मौका मिलता है तो आपको ट्रैकिंग करके ही जाना चाहिए, ये मेरी एडवाइस है। बाकी आप अपना चूज़ कर सकते हैं। उसके बाद फिर हम वहाँ से राधानगर बीच गए। राधानगर बीच का सनसेट बहुत ही सुंदर है। वहाँ पे हमने समुद्र में हम नहाए और इसके लिए आपको वहाँ पे काफ़ी सुविधा रहेगी। यदि आपको कपड़े बदलने हैं तो उसके लिए भी वहाँ पे हट्स अवेलेबल हैं। वो शायद आपसे 10-20 रुपये लेंगे। आपको उसमें थोड़ी देर के लिए लॉकर भी देंगे, आपको चेंजिंग फैसिलिटी भी देंगे, आपको शावर फैसिलिटी भी देंगे। तो ये सब आपको अवेलेबल है वहाँ पे, आप यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पे मेरे ट्रिप का जो है 3rd डे कंप्लीट हो गया था। तो नेक्स्ट डे मैं नील आइलैंड के लिए निकल गया और नील आइलैंड भी मेरे को 2 दिन रुकना था। फिर मैं नील आइलैंड पहुँचा और मैंने इस टाइम पे जो फेरी बुक करी थी, इट वॉज अ प्राइवेट फेरी, दैट वाज मैक्रूज़। सो मैक्रूज़ से मैं नील आइलैंड पहुँच गया। नील आइलैंड पहुँचते ही, बल्कि समुद्र से ही, मेरे नेटवर्क फ़ोन का बंद हो चुका था। वहाँ पे एयरटेल काम करता है। सो पोर्ट ब्लेयर में जियो और एयरटेल दोनों काम कर रहे थे। देन हैवलॉक में भी दोनों काम कर रहे थे। नेटवर्क वॉज नॉट अ इशू। लेकिन नील पे दोस्तों काफ़ी दिक्कत है। एयरटेल कहीं कहीं बहुत कम काम करता है, तो आप देख लेना। और ये आप मान के ही चलो कि आपका नेटवर्क नहीं काम करेगा। सो होटल वाले को भी आप पहले ही इन्फॉर्म कर दें। यदि आपको कोई गाड़ी लेने आने वाली है उनको पहले ही बता दें, अपना आइडेंटिफिकेशन मार्क भी बता दें। सो हम जब वहाँ पे उतरे थे तो हमें काफ़ी दिक्कत हुई। हमारी गाड़ी जो हमें लेने वाली थी हम उसे कांटेक्ट नहीं कर पाए। हमें फिर वहीं पे खड़ा हुआ एक ऑटो बुक करना पड़ा और उसके थ्रू हम होटल पहुँचे। होटल पे भी जो वाईफाई अवेलेबल था उसका भी प्रॉब्लम चल रहा था कुछ, और वो भी इतना अच्छा उसकी भी इतना अच्छा सिग्नल स्ट्रेंथ नहीं था। सो ये मान के चलिए इट्स अ नेटवर्क फ्री जोन। सो ये अच्छा भी और बुरा भी, जैसा भी आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं। सो मैं वहाँ पे समरसेट नील नाम के रिजॉर्ट में रुका था। बहुत ही अच्छा प्रॉपर्टी थी। उसका अपना हर एक रूम से, मैंने जो रूम बुक किया था उसमें पूल एक्सेस डायरेक्टली अवेलेबल था। उसका भी लिंक मैंने डाल दिया है। और वहाँ पे कौन कौन से अच्छे रिजॉर्ट्स हैं, कौन कौन से अच्छे होटल्स हैं, कपल्स के लिए कौन से बहुत अच्छे हैं, वो भी मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से देख सकते हैं। उसका फेयर अराउंड 8000 या 9000 पर नाइट था। सो ये रहा। तो फर्स्ट डे हम जब पहुँचे वहाँ पे, तो हम घूमने के लिए, वहाँ पे कई सारे बीचेस हैं। सो मैं एक बीच पे गया था, वहाँ पे मैंने जस्ट सनसेट को एंजॉय किया। इट वाज अ डे ऑफ रिलैक्सेशन, क्योंकि मैं गर्मी में काफ़ी दिन में परेशान हो गया था। फिर हमने सनसेट एंजॉय किया और उसके बाद हम वापस आ गए। और वापस आने के बाद जो है हमने रिजॉर्ट में ही अपना खाना खाया, स्विमिंग पूल में एंजॉय किया और उसके बाद कुछ नहीं, फिर हम सो गए। और नेक्स्ट डे जब हम उठे तो हमने सीतापुर बीच गए एंड हमें वहाँ पे नील आइलैंड में मेनली ब्रिज देखना था। डेट इज़ अ ब्रिज इज़ एक्चुअली अ माउंटेन ही है वो एक, जिसमें वेव्स ने कंटिन्यूस टक्कर मार मार के उसको एक ब्रिज के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया है। इट्स अ नेचुरल ब्रिज। ये एक बहुत ही यूनिक चीज़ है नील की, जो आपको देखने ज़रूर जाना चाहिए। यदि आप अंडमान आए हैं तो आप नील ज़रूर जाइए, और यदि आप नील आए हैं तो मेरे हिसाब से आप नेचुरल ब्रिज देखने ज़रूर जाइए।
ये लक्ष्मण बीच पे अवेलेबल है, तो आप वहाँ जा सकते हैं, इसको देख सकते हैं। और वहाँ पे आप सनसेट के बाद नहीं जा पाएंगे, एंड स्टोनी बीच, वहाँ पे सैंड नहीं है, पूरे बीच पे काफ़ी सारे पत्थर हैं। तो आप ध्यान से जाइए, अपने चप्पल वप्पल उसी हिसाब से पहन के जाइए। ये बातों का कुछ को ध्यान रखें। सन क्रीम जरूर कैरी करें, वाटर बोतल अंडमान में हर जगह जरूर कैरी करें, क्योंकि कभी आपको डिहाइड्रेशन हो सकता है। सन क्रीम आप ज़रूर लेके जाएं। सो इन बातों का ध्यान रखें। नेचुरल ब्रिज का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, सीतापुर बीच भी अच्छा था। एंड इसके बाद यहीं फिर हमारी ट्रिप ख़त्म ही होने को आ रही थी। एंड देन हमने वहाँ पे अपने होटल में एक मसाज फैसिलिटी अवेलेबल थी, तो मैंने और मेरी वाइफ ने वो भी लिया, वो भी बहुत ही अच्छा था। एंड शायद उसका फेयर शायद 2500 पर पर्सन था फॉर 1 आवर। सो इट्स अ नाइस थिंग फॉर अ कपल, जो कि आप डीप रिलैक्सेशन चाहते हैं तो वो आप ले सकते हैं, वो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। एंड देन हमने अपना वापस अपना फेरी लिया उस दिन, और हमारी फेरी उस दिन मैक्रूज़ ही थी, उसको हमने लिया। एंड देन वी केम टू पोर्ट ब्लेयर। सो पोर्ट ब्लेयर हम जिस जेट्टी पे उतरे, वहाँ पे हमारी गाड़ी हमें लेने आ गई। एंड देन वी चेक इन टू अवर होटल, और नेक्स्ट डे जो है हमने अपना फ़्लाइट किया और हम दिल्ली वापस आ गए। सो बेसिकली हमारा ट्रिप जो था अप्रॉक्सीमेटली 6-7 डेज़ का था। आपको भी ऑलमोस्ट 6-7 या अप टू 10 डेज़ आप प्लान कर सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन योर टाइम एंड बजट। मोस्ट आइडियल ड्यूरेशन इज़ 7 डेज़। मुझे 6 डेज़ थोड़ा सा हेक्टिक लगा, लेकिन आप 7 डेज़ चूज़ करेंगे, 7-8 डेज़, तो आपके लिए बहुत ही ऐप्ट ड्यूरेशन रहेगा। मैंने जो होटल्स लिए उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और कोई क्वेरी हो तो मुझे बताएं, एंड काइंडली आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दोस्तों, ये मेरा पहला ही वीडियो है। यदि कुछ कमी रह गई हो तो प्लीज़ अपने सुझाव दें और अपना सपोर्ट दिखाएं।